Channel Be Yourself. This is Dr. Rajni Sharma, and today I will deal with the second part of the explanation for the part B of the CSIR JRF Net Life Sciences questions. In the first part, I already have discussed the first 10 questions of the part B, and now I will continue with the rest of the questions. सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करी मैं but after that next 20 questions I am discussing in this section. So let's continue with that. Come with the first question of this series. Phosphorylation of eukaryotic initiation factor 2 alpha subunits at 751 leads to. So here is basically talking about what will happen when eukaryotic elongation factor during protein synthesis or translation if it will be phosphorylated, what will happen. यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर यूकैरियोटिक का इनिशिएशन फैक्टर का अल्फा सब यूनिट अगर फॉस्फोराइजेशन हो जाता है तो वो ट्रांसलेशन को कैसे अफेक्ट करेगा. तो 4 ऑप्शंस है. बिफोर डिस्कसिंग दिस 4 ऑप्शंस मैं आपको बता दूं कि अगर इसका फॉस्फोराइजेशन होगा तो क्या होगा. तो एक्चुअली होता क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 का फंक्शन होता है कि ये जो है वो इलोंगेशन में हेल्प करता है फॉर द ट्रांसलेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और ये खुद इनिशिएट करके जब मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इनिशिएशन हो जाता है ट्रांसलेशन का तो ये खुद रिसाइकिल हो जाता है. ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको फॉस्फोराइजेशन कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि व्हेन यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b इज एसोसिएटेड विद द इनिशिएशन फैक्टर 2a. ठीक है, ये 2a है एंड दिस वन इज 2b. वो आप मेरा क्रशर देख पा रहे होगे. दिस इज द 2b एंड दिस इज द 2a एंड हियर इट इज अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म. यहाँ पर फॉस्फोराइजेशन नहीं है तो ये जीटीपी लेता है. जीटीपी से एसोसिएट होकर के ये मिथाइलेटेड ट्रांसफर आरएनएज आई मिथ्योनिन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को ये फिर ऐड करता है इनिशिएशन फैक्टर पे जो कि AUG है. ठीक है, ऑफ द राइबोसोम कॉम्प्लेक्स पे. फिर दोबारा से ये जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा ये रिसाइकिल हो जाता है इस साइकिल में, और फिर नेक्स्ट टाइम ये दूसरा अमीनो एसिड के साथ एसोसिएट होकर के दैट इट विल कॉज द इलोंगेशन. एक बार मिथ्योनिन लगा उसके बाद से इनिशिएशन शुरू हो जाता है डिफरेंट अमीनो एसिड का. अमीनो एसिड 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर इलोंगेशन चलता है. लेकिन अगर इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होता है, ये दोबारा से साइकिल में नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू एक्सचेंज ऑफ द ग्वानिन. तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर यहाँ फंक्शन नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 बीटा और ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर के साथ में एसोसिएटेड रह जाता है और ये प्रिवेंट करता है फॉर द इलोंगेशन. नाउ अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन. आई थिंक आप ये खुद से अब एक्सप्लेन आंसर इसका बता कर सकते हो. पहला है इनएक्टिवेशन ऑफ मिथ्योनिन ट्रांसफर आरएनएस बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2b. लेकिन यहाँ पर मिथ्योनिन के साथ इनिशिएशन फैक्टर 2b का बाइंडिंग फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो रहा है. यहाँ पर बाइंडिंग फैक्टर किस पे इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इफेक्ट कौन हो रहा है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है. सो द ऑप्शन ए इज रॉन्ग. Come to the next one. Sequestration of eukaryotic initiation factor 2b because of tight binding between eukaryotic initiation factor 2 and eukaryotic initiation factor 2b. तो आप देखो यहाँ पर बाइंडिंग तो हो रहा है अगर ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो. ठीक है, और ये ट्रांसलेशन को भी प्रिवेंट करेगा. तो ऑप्शन ये होना चाहिए. आगे का हम लोग भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे. ये क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b. ये भी डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. इनहैंस ग्वानिन एक्सचेंज एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b. यहाँ इनहैंसमेंट तो नहीं हो रहा है बल्कि ये रुक जा रहा है. तो सो द आंसर विल बी नंबर 2. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Transcriptional regulation of tryptophan operon by tryptophan involves binding of tryptophan 2. अगर यहाँ पर ट्रिप्टोफैन को यहाँ ऑपरेट करना है, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट को यहाँ ऑपरेट करना है, तो ऑपरेट कब करना है, अगर हम बोले कि अगर हमारे सेल्स में ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया है तो क्या होगा, ये ट्रिप्टोफैन एक्ट्स
एज ए इनहिबिटर इटसेल्फ, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म देगा। और जैसे ही ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर आकर के ड्यूरिंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनहिबिटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बाय इट्स इंटरेक्शन विद द ऑपेरॉन रीजन्स। तो जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, देन रिप्रेसर प्रोटीन आएगा और ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी जैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है तो ऑपरेटर रीजन पे आकर के ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर आकर के बाइंड कर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज E. coli takes 40 minutes to duplicate its genome using bidirectional mode of replication. If E. coli were to use unidirectional mode of replication to synthesize a full copy of DNA complementary to just one of the strand of the DNA it would take. अच्छा, अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि फुल कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री टू जस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड का यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वन स्ट्रैंड जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, तो इसको हम लोग इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्या है कि अगर ये सर्कुलर डीएनए है और ये बाई डायरेक्शनल चल रहा है तो ये 40 मिनट्स में रेप्लिकेट कर ले रहा है। अगर ये सिर्फ एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल में अगर रेप्लिकेट कर रहा है तो क्या होगा, जस्ट 40 का डबल टाइम लेगा। सो द आंसर विल बी नंबर 2 which is 80 minutes. Next question is which one of the following is not true for the alternative pathway of complement activation. तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, then I will show you the diagram where 3 pathways of the complement system is there, which is the alternative pathway, classical pathway and lecithin pathway, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, alternative pathway uses the same membrane attack complex as the classical pathway. तो आप देखो यहाँ पर क्लासिकल पाथवे, लैक्टिन पाथवे एंड ऑल्टरनेटिव पाथवे, 3 पाथवे है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, और ये तीनों के तीनों सेम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, सो दैट उसका लाइसिस, सेल का लाइसिस हो सके बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ मोर ऑफ द लिक्विड इनसाइड, ओके। जैसे क्या होगा, अगर आप बलून्स में अगर बलून तो वो फट जाएगा आप छेद करोगे, तो सपोज करते ये कुछ ये ब्लैडर है, आप इसमें आप पोर कर रहे हो और इसमें वाटर फिल कर रहे हो, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मोर प्रेशर इट विल ब्रस्ट आउट, ठीक है। तो मैं जो तीन पाथवे है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, बोथ आर यूज 3 ऑफ देम आर यूजिंग द सेम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑप्शन सही है, यहाँ पर हमें नॉट ट्रू वाला देखना है। Alternative pathway does not require antigen-antibody interaction. Let's see the pathway. Classical pathway में anti-antibody complex चाहिए, लेकिन alternative pathway में सिर्फ पैथोजन का सरफेस से ही यहाँ पर ये अपना फंक्शन शुरू कर देता है। This statement is also right. Next one, alternative pathway produces C3 by the same route as the classical pathway. चलिए देखते हैं। अगर आप देखो तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बाद यहाँ पर C3 कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो पहले CIQ को एक्टिवेट, C1 फैक्टर को पहले एक्टिवेट करके बन रहा है, जो कि C4 को एक्टिवेट कर रहा है एंड फाइनली C2 को एक्टिवेट कर रहा है और C3 कन्वर्टेज में चेंज हो रहा है। लेकिन ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या है, C3b इटसेल्फ इज अ फैक्टर, यानी कि C3 फैक्टर ही इनका 2 पार्ट में ये ब्रेक डाउन कर रहा है, C3b एंड C3a में ये ब्रेक डाउन कर रहा है, और ये C3 कन्वर्टेज में विद द हेल्प ऑफ फैक्टर D एंड P ये कन्वर्ट हो जा रहा है C3 कन्वर्टेज में। तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दैट विल बी रॉन्ग। सो यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमें देखना है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, तो दैट द आंसर विल बी नंबर 3। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। सर्टेन माइक्रोबियल सर्फेसेस हैव फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज दैट में रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवे। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पैथोजन का सरफेस से ऑल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो यहाँ पर 4 जंक्शंस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि विच वन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स वो किससे डिफ्यूज कर सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले ये जंक्शंस क्या होते हैं। टाइट जंक्शंस वैसा जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन मेंशन नहीं है,
तो नहीं है मेंशन। तो टाइट जंक्शन वैसा मेंशन होता है कि सपोज ये हमारा सेल है, बेसिकली आपको ये इंटेस्टाइनल सेल्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि दो सेल सरफेस है, आउटर एपिकल सरफेस और बेसल सरफेस का सेल्स है। ये मैंने डिस्कस किया है सेल मेम्ब्रेन में, तो अगर आपने वो देखा होता तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता। तो ये टाइट जंक्शंस क्या होता है, बेसिकली इन दोनों सेल्स के प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटेस्टाइन्स में क्या यहाँ पर फंक्शन होगा, दिस आउटर सेल विल एबल टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और जो इनर सेल्स है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन को। तो यहाँ पर इन दो सरफेसेस का जो फंक्शन है जस्ट एनालॉगस है, यहाँ पर ये एब्सॉर्ब कर रहा है और यहाँ पर ये रिलीज कर रहा है। और ये टाइट जंक्शंस क्या करता है, इन दोनों सेल्स के बीच में पार्टीशन बनाता है। तो यहाँ पर विद इन सेल्स के बीच में यहाँ पर जो जंक्शंस बन रहे हैं दैट इज द टाइट जंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पे भी एडहेसिव फोर्स या एडहेसिव कहीं पर ये एडहेर कर, यानी कि क्या बोला आप उसे, कहीं पर वो अपने आप को स्टैंड बाय करा रहे हैं। जैसे कि सपोज हम बोलते हैं ना स्टैंड, जैसे कि चेयर्स के जो लेग है वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एडहेर करके रख रहे हैं ना फ्लोर से, ठीक है। तो वैसे ही एडहेरेंस जंक्शन क्या है, दो सेल को आपस में बाइंड करके रख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बाइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई फ्लो नहीं है। गैप जंक्शंस में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शंस क्या होता है, ये इजिली फ्लो बनाता है दो सेल के बीच का, जहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि वाटर सॉल्युबल है दे कैन इजिली क्रॉस इन बिटवीन द सेल्स। यहाँ पर ये सेल्स के अक्रॉस ही क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ गैप जंक्शन का मैंने एक और यहाँ पर डायग्राम दिया है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि गैप जंक्शन चैनल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है, ये सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअली ये सेल होगा, तो सेल होगा, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल 1 एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल 2 है। तो इन दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जंक्शंस बना रहे हैं, दैट इज नोन एज गैप जंक्शन चैनल। यहाँ पे ओपन एंड क्लोज होने का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये ओपन होता है, क्लोज होता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन इन बिटवीन दिस टू सेल्स। जैसे कि हम लोगों ने ऑस्मोसिस में भी पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था किस तरीके से वाटर पोटेंशियल हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो आंसर होगा दैट इज द गैप जंक्शन, दैट इज द गैप जंक्शंस। अगर हम वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की बात करें जो वन सेल से दूसरे सेल के बीच में ट्रांसफर हो सके, दैट इज बेसिकली बाय द गैप जंक्शंस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। Cervical cancer causing papilloma virus produces two components E6 and E7 which are responsible for intervening with cell cycle regulation by। अगर सेल साइकिल का रेगुलेशन इंटरवेन कर रहा है और कैंसर काउज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेल साइकिल को सही से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर वैसा कंपोनेंट को टारगेट किया जाएगा जो कि सेल साइकिल का रेगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे कि डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं P53 ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करता है एंड PRB यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर्स को ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसको अगर मॉड्यूलेट कर दिया जाए, इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन से कुछ म्यूटेशन कर दिया जाए, तो जिस सेल्स में डिफेक्ट है वो एपोप्टोसिस में नहीं जा पाएगा। और रेटिनोब्लास्टोमा का मैंने डिस्कशन किया था सेल साइकिल में कि कैसे रेटिनोब्लास्टोमा ये बेसिकली इन्फेंट्स में प्रेजेंट में फंक्शन करता है फॉर द काउजिंग ऑफ कैंसर। अगर ये फॉस्फोलाइटेड फॉर्म में रहता है तो किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सो आई विल नॉट डिस्कस इट एनी मोर। ओके, तो यहाँ पर जो दो जीन्स होंगे, हमारे दो टारगेट पॉइंट होंगे, दैट विल बी द P53 एंड PRB। Next question is dark grown Arabidopsis seedlings shows triple response। तो मैं बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रही हूँ, सिंपल मैं बताती हूँ ट्रिपल रिस्पॉन्स होता क्या है। ट्रिपल रिस्पॉन्स बेसिकली इथालिन की वजह से होता है। इथालिन इज अ फाइटो हार्मोन और ट्रिपल रिस्पॉन्स यानी कि जो तीन इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द इथिलीन, वो होगा स्टेम इलोंगेशन, स्टेम का इलोंगेशन देखने को मिलेगा, स्टेम इलोंगेशन स्लोज, मतलब स्टेम का इलोंगेशन जो था वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब ये ज्यादा इलोंगेशन नहीं हो पाएगा। ये आपका वो है ये डेटा शो करा है जहाँ पे इथिलीन बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है। जैसे इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, आप देखो कि स्टेम का इलोंगेशन डिक्रीज करता जा रहा है, स्टेम का थिकनिंग होता जा रहा है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है इथिलीन में, ये थिकनेस आप देखो ये इंक्रीज करता जा रहा है।
दूसरा क्या है, कर्वेचर काउजेस द स्टेम टू स्टार्ट ग्रोइंग हॉरिजेंटली, एक कर्व होता जा रहा है जिस वजह से ये जो इसे स्ट्रेट लाइन में जाना, वर्टिकल में जाना था, ये बेंड होकर के हॉरिजेंटल लाइन में ये ग्रो करने लग रहा है। तो इस अकॉर्डिंगली जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिड्यूस शूट एलोंगेशन, इंक्रीज शूट थिकनेस एंड टाइटनिंग ऑफ एपिकल हुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 will be the right one. Now move to the next one. Next question is, brassionosteroids are a group of steroid hormones that function in a variety of cellular and developmental contexts in plant. Which one of the following act as an inhibitor of brassionosteroid receptor? तो यहाँ पर आई डोंट थिंक एनी एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। तो यहाँ पर जब रेसेप्टर्स की बात कर रहा है जो इज द इनहिबिटर्स ऑफ द ब्रासिनोस्टेरॉइड, तो यहाँ पर BKI1 ही होता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स मूव्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरोक्सिसोम्स during the operation of C2 oxidative photosynthetic cycle. So directly move to the cycle. आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम्स में कौन जा रहा है, दैट इज द सेरिन। सो विदाउट एनी डाउट द आंसर विल बी सेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sympathetic postganglionic neuron that are cholinergic innervate. वैसे तो sympathetic postganglionic neurons होते हैं that are basically adrenergic, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज द स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स इज एक्चुअली कोलिनर्जिक इन नेचर, और हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एपिनेफ्रॉन से ये रेगुलेट होते हैं, नॉट बाय द एड्रेनल सॉरी this is only the exceptions which is innervated by cholinergic sympathetic postganglionic neurons. Next one, fertilization in sea urchin eggs involves calcium ion release from the endoplasmic reticulum for cortical granules reactivation. The major molecule responsible for releasing calcium ion from intracellular stores is. यहाँ पर कैल्शियम आयन की रिलीज के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ फिर हम लोग चलते हैं एक डायग्राम पे। डायग्राम बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो जैसे ही स्पर्म फ्यूज करता है ओवा के मेम्ब्रेन से, तब IP2 यानी कि IP2 गैग को एक्टिवेट करता है, एंड IP2 जो है वो IP3 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड IP3 बाइंड विद the channels of the calcium ion over the endoplasmic reticulum, और जैसे इसका बाइंडिंग होता है the channels get opened up and calcium ion is released. So the answer will be inositol 1,4,5 triphosphate. इसी को हम लोग बोलते हैं PI3 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 साइड पे फॉस्फोराइजेशन है, 3 triphosphate group is there. So the answer will be number 3. What is the observed phenotype when the ultrabithorax gene is deleted in Drosophila? So what happened actually when ultrabithorax gene will be deleted, which is responsible for the formation of the third thoracic segment? अगर ये नहीं होगा, ultrabithorax अगर डिलीट हो गया है, then instead of formation of third thoracic segment, यहाँ पर again second thoracic segment formation हो जाएगा, and in second thoracic segment there is a presence of wings, and because of this because of the absence of the third one, second one दोबारा से develop होगा, और ये जो Drosophila होगा that will have 2 pairs of wings instead of only 1 pair of wings, यानी कि इसमें 4 wings आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। The third thoracic segment is transformed into another second thoracic segment, resulting in flying with the 4 wings. So the option 1 will be the right one. Next question is, which one of the following statements with respect to amphibian development is correct? तो हम लोग फिर से amphibian development देखते हैं। क्या होता है, एग अनफर्टिलाइज्ड एग में जैसे ही स्पर्म में फ्यूज करता है, तो जिस साइड पे सपोज ये साइड है वेयर द स्पर्म इज फ्यूजिंग, तो ये क्या होता है, जिस साइड पे स्पर्म फ्यूज करता है उस साइड से जो एग का रोटेशन है दैट
goes on rotating toward the entry of the sperm. ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का रोटेशन होता है यहाँ पे। इस रोटेशन के बाद क्या होता है, WNT पाथवे से GS की थ्री फैक्टर्स का इनिबिशन हो जाता है। WNT पाथवे बेसिकली प्रेजेंट अपोजिट टू दैट ऑफ द साइट ऑफ द स्पर्म एंट्री। तो यहाँ पर WNT का फैक्टर्स रिलीज होना शुरू होता है, मॉलिक्यूल्स रिलीज होना शुरू होगा, विच इज बेसिकली इनिबिटिंग द GSK3। और ये क्या है, ये डिफ्यूज करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर WNT का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, WNT फैक्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लेकिन जैसे हम इस और मूव करेंगे देयर विल बी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ दिस साइड विच इज बेसिकली नोन एज द वेंट्रल साइड। जिस साइड से स्पर्म एंटर कर रहा है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल साइड, और इसके अपोजिट साइड जो होता है दैट विल लीड टू द डॉर्सल साइड, और डॉर्सल साइड से ही ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब हाई GS के कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, वो बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करता है। तो इनिशियली क्या होता है, बीटा कैटेनिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अनफर्टिलाइज्ड एग में, लेकिन जैसे GSK का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो बीटा कैटेनिन जो होता है वो वेंट्रल साइड में डिग्रेड हो जाता है, जबकि बिकॉज ऑफ द इनिबिशन ऑफ द GSK बाय द WNT पाथवे, WNT बाय सिग्नलिंग, बीटा कैटेनिन क्या होता है वो डॉर्सल साइड में स्टेबल होते हैं, और ये बेसिकली लीड करता है वेंट्रल और डॉर्सल साइड का पार्टीशन। आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ जिस साइड से अब स्पर्म एंट्री क्या है दैट विल बी द साइड ऑफ द वेंट्रल डेवलपमेंट, और ये जो होगा इसका अपोजिट जो होगा दैट विल लीड टू द डॉर्सल डेवलपमेंट। सो नाउ अगेन मूव टू द आंसर or the options. The organizer itself introduced by the Nieuwenhoek center located in the dorsal most mesodermal cells, ये भी नहीं होगा। डायरेक्टली हम ऑप्शंस में आते हैं क्योंकि बिकॉज अदर्स आर रॉन्ग। WNT signaling causes a gradient of beta catenin along the anterior posterior axis of the neural tube that acts as a specific recognition of the neural tube. neural tube क्या होता है, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम को ये डेवलपमेंट में नर्वस सिस्टम को ये डेवलप करता है, ठीक है। ये डेवलप होके नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को डेवलप करेगा। तो यहाँ WNT सिग्नलिंग पाथवे में हम देखा किस तरह से बीटा कैटेनिन को एक्टिवेट करता है, बीटा कैटेनिन का ग्रेडियंट क्रिएट करता है, सॉरी इट विल क्रिएट द ग्रेडिएशन ऑफ द बीटा कैटेनिन, जिस वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से क्या होगा, न्यूरल ट्यूब्स यहाँ पर ये अगर इन्वेजिनेशन होना शुरू होगा, इन्वेजन के बाद इंग्रेशन भी होगा, डेवलपमेंट के लिए ब्लास्टोपोर यहाँ पर बन जाते हैं और ये क्या होगा, ये आपका बैकबोन में डेवलप करेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंपोनेंट्स फीचर्स ऑफ सेनेसेंस इन प्लांट इज इनकरेक्ट। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट ये है, प्रोग्राम सेल डेथ इन प्लांट में जनरेट फंक्शनल सेल और टिश्यू। यहाँ फंक्शनल सेल को अगर प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि सेल का डेथ हो रहा है तो ये फंक्शनल सेल में कैसे डेवलप कर रहा है, ये मुझे स्टेटमेंट या मुझे इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, आई डोंट नो। तो किन्हीं को अगर ये समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न दिस। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेनेसेंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से तो सेनेसेंस नहीं होता है क्योंकि साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है, न्यू सेल्स को जनरेट करेगा। सेनेसेंस में अगर न्यू सेल जनरेट हो रहा है तो ये फिर सेनेसेंस यानी कि उस एरिया में डेथ नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग इट। नेक्स्ट इज quite simple, quite theoretical. So which one of the following secondary metabolites is characterized by the presence of central carbon atom that is bound by the sulfur to a glycon group and by a nitrogen to a sulfonate oxime group? तो आंसर यहाँ पर इसका मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि because this is a theoretical one, no need of explanation. That is the answer number 4, glucosinolates. Next is an intron was cloned within a transposable element. Absence of introns following transposition of the intron will indicate that. यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऑप्शंस राइट ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज व्हाट विच इज अ रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। रेट्रो ट्रांसपोसोम्स क्या है, पहले ये आरएनए में कन्वर्ट होगा फिर डीएनए में कन्वर्ट होगा। तो जब ये आरएनए में ये ट्रांसपोज्ड
एलिमेंट अगर ट्रांसपोज सेगमेंट, सपोज यहाँ पर ट्रांसपोज सेगमेंट है और इस बीच में एंट्रॉन है और ये आरएनए में कन्वर्ट हो चुका है एंड अगेन इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डीएनए, तो क्या होगा, हमें पता है कि आरएनए में स्प्लाइसिंग होके एंट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो आरएनए टू डीएनए बन रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट ट्रांसपोसम्स विल बी रेट्रो ट्रांसपोसम्स। रेट्रो मींस क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसपोसम्स इसमें मिल रहा है। सो द ऑप्शन विल बी नंबर 3. Next question is, in an organism, alleles for the red eye color is dominant over the alleles of the white eye color. इसका मतलब red capital R को denote कर रहा होगा and small r will be denoting the white color. Okay, a cross is made between a white-eyed male. White-eyed male की अगर बात करें तो ये आपका जीन आ जाएगा एंड red-eyed female. Red-eyed female तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फिर कैपिटल R कैपिटल यानी होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, या फिर ये एक भी है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर कैपिटल आर इज डोमिनेंट, तो अगर ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो भी फीमेल रेड आई होगी। ठीक है, इन द प्रोजेनी ऑल मेल आर रेड आई। अब इसको क्रॉस कराते हैं, जिससे कि हमें क्या गैमेट मिलेगा, अगर सपोज ये होमोजाइगस फॉर्म में है तो हमें क्या गैमेट मिलेगा, एक्स आर गैमेट मिलेगा, और यहाँ पर हमें दो गैमेट मिलेंगे एक्स आर एंड वाई। जब इसे हम क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा एक्स आर एक्स स्मॉल आर एक्स आर कैपिटल वाई, यानी कि अब देखते रिजल्ट क्या बता रहा है, इन द प्रोजेनी ऑल मेल्स आर रेड आई। ये तो सही बता रहा है, सारे मेल जो होंगे वो रेड आई होंगे, वाइल द फीमेल्स आर वाइट आइड। फीमेल वाइट आइड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे एक तो कैपिटल आर है एंड दिस इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर और रेड इज डोमिनेंट ओवर द वाइट आई, सो फीमेल भी रेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लेके देख लेते हैं, जहाँ पर तो दोनों एक्स आर कैपिटल आर टाइप गैमेट बनाए थे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आगे यहाँ पर हमें टू टाइप्स गैमेट मिलेंगे फीमेल से भी, एक्स आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिजल्ट देख लिया कि यहाँ पर भी फीमेल जो हो रही है वो रेड आई वाली नहीं मिल रही, सॉरी व्हाइट आइड फीमेल नहीं मिल रही, लेकिन जब इससे हम लोग क्रॉस कराते हैं, जब हेट्रोजाइगस फॉर्म में रहता है, तो आप देखो क्रॉस करा के एक्स आर और एक्स आर, ये एक्स आर यानी कि व्हाइट आई फीमेल तो मिल रही है, लेकिन मेल भी यहाँ पर व्हाइट आइड मेल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, ऑल मेल्स आर रेड आइड, तो इसीलिए ये कंडीशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर रॉन्ग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन एक्स लिंक तो नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट चाहते हैं, और रेसिप्रोकल क्रॉस लीड्स टू ऑल रेड आइड प्रोजेनी। रेसिप्रोकल यानी कि अगर हम लोग मेल को रेड और फीमेल को व्हाइट आई कर देते हैं तो हमें क्या हो रहा है, ऑल रेड प्रोजेनी मिल रहा है। तो क्या हमें ऑल रेड प्रोजेनी मिलेंगे, इससे तो हमें मिल जाएंगे रेड प्रोजेनी, रेड फीमेल तो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी कराएंगे तो हमें रेड फीमेल मिलेगी, लेकिन अगर मेल की बात करेंगे तो सारे के सारे मेल जो होंगे दैट विल गिव यू व्हाइट आई। तो यहाँ पर सेक्स लिमिटेड तो नहीं है। सेक्स लिमिटेड मतलब क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर एक ही सेक्स में, इधर इन मेल और इन फीमेल किसी एक में एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन का कोई ये नहीं है कि मेल और फीमेल को चूज कर रहा है, मेल फीमेल को चूज कर रहा है। इस स्टेटमेंट में एक्स लिमिटेड तो है नहीं। नेक्स्ट है एक्स लिंक भी नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। एक्स लिंक यहाँ भी बता रहा है तो भी नहीं है, तो लास्ट में ऑप्शन बचता है ये नंबर 4, विच इज दिस इज द केस ऑफ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। सो द ऑप्शन 4 विल बी द ओनली राइट वन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज Prestin, a membrane protein, is found in one of the following cells of the organ of Corti. Actually, prestin is the motor protein of the outer hair cell of the inner ear of the mammalian conchyli. Okay, so the answer will be outer hair cells. So these were all the questions of this series. Next में कल most probably में आज परसों मैंने यस लास्ट डे मैंने अपलोड किया था ना, लास्ट डे मैंने अपलोड किया था फर्स्ट 10 का आंसर विद एक्सप्लेनेशन। इस टाइम मैंने 20 क्वेश्चंस मोर एक्सप्लेन किए, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी आई विल डिस्कस टुमारो
and I will try to upload on the same day. Okay, so don't forget to subscribe and share my channels, and especially click on the bell icon so that as soon as I will upload the video, you will get the notifications. मैं इसका explanation इसलिए दे रही हूँ क्योंकि क्या है कि आप अगर past few years का question को analyze करोगे, then you will found that same topic से थोड़े twist करके questions आ रहे हैं. तो अगर आप उस questions के से रिलेटेड टॉपिक आप क्लियर कर लेते हो, then it will be easier for you to qualify the examination. जो अभी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, इस बात को आप ध्यान रखना कि आप उससे रिलेटेड, जैसे कि पर्स्टिन मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो आप पर्स्टिन से रिलेटेड कुछ थोड़े पॉइंट्स इकट्ठे कर लो. जैसे कि मैंने बता दिया कि मोटर प्रोटीन होता है, एंड ये आउटर हेयर सेल्स में, तो यहाँ पर ऑप्शन से आपको पता चल गया. और ये कहाँ पाया जाता है? ये इनर ईयर में पाया जाता है, मैमेलियंस में. तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप इससे रिलेटेड अगर तैयार कर लोगे, then it will be much easier for you to qualify with the highest scoring marks. Okay, then goodbye.